दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आइए प्रतिदिन की तरह आज का जो वीडियो लेक्चर है वो मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य पर हम लोग बात करेंगे। जो इकाई 4 आपके पाठ्यक्रम में है उसमें आप देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, अस्तित्ववाद है, उत्तराधुनिकतावाद है, अस्मिता मूलक विमर्श है। अस्मिता मूलक विमर्श के तहत नारी विमर्श की बात करेंगे, आदिवासी विमर्श की बात करेंगे, दलित विमर्श की बात करेंगे। तो आज सबसे पहले हम लोग मार्क्सवाद की बात करेंगे और कल की जो कक्षा हुई थी, कल की कक्षा और आज की जो कक्षा हो रही है, इन दोनों पर आधारित लाइव कक्षा रात में 9 बजे होगी, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हम लोग करेंगे। बहुत सारे लोगों को इंतज़ार रहता है कि वीडियो कब पब्लिश होगा, तो हर सप्ताह में एक बार वीडियो एक दिन पब्लिश होता है। बाकी हमारे पेड मेंबर्स को मिलता है। अगर आप भी हमारे पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं तो अभी भी शुल्क में विशेष छूट है, 11/10/2021 है। कुछ लोग आंसर की का इंतज़ार करते हैं कि आंसर की आ जाए, फिर देखते हैं होगा या नहीं होगा, रिजल्ट आ जाए। तो देखिए, वो तो आपको खुद पता होगा कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हर साल की मेरिट कितनी जाती है। तो ये सारी चीज़ का आंकड़ा आप खुद कर सकते हैं। अपने को अंधकार में ना रखें, समय ना गंवाएं। अगर आपको यह एहसास है कि मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, तो बगैर इंतज़ार किए हुए कक्षा ज्वाइन करिए और लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए शुरू करते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद की जब बात हम लोग करते हैं तो मार्क्सवाद में कुछ चीज़ें हैं जो उनकी बेसिक चीज़ें हैं, उसे ध्यान रखना है। और मार्क्सवाद के साथ साथ जब हम लोग वैचारिक पृष्ठभूमि में मार्क्सवाद पढ़ें या मनोविश्लेषणवाद पढ़ें तो उसे साहित्य से जोड़कर जरूर देखें कि हमारे साहित्य पर इनका प्रभाव कहाँ कहाँ पर है। तो उसकी भी चर्चा इसीलिए मैंने ऊपर लिख दिया है कि मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में हम लोग प्रगतिवाद की भी बात करेंगे जहाँ पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। कहानियों की भी कुछ बात कर लेंगे हिंदी साहित्य में जहाँ पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। उपन्यासों की बात कर लेंगे जहाँ पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। अक्सर परीक्षा में आपने देखा है, पूछा जाता है निम्न में से मार्क्सवादी उपन्यासकार कौन है या मार्क्सवादी उपन्यासकार कौन नहीं है। मार्क्सवादी अगर उपन्यास की बात करें तो आपको पता ही होगा कि सामाजिक यथार्थवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद को उपन्यास में सामाजिक यथार्थवाद कहा जाता है। जिसके प्रणेता कौन है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप जब भी किसी भी विचारधारा को पढ़ें, चाहे मार्क्सवाद पढ़ें, चाहे मनोविश्लेषणवाद पढ़ें, चाहे अस्तित्ववाद पढ़ें, चाहे उत्तर आधुनिकतावाद पढ़ें या अस्मिता मूलक विमर्श की बात करें, तो साहित्य के साथ जोड़कर जरूर देखें। ये पढ़ने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये पढ़ने का तरीका होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मार्क्सवाद की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि मार्क्सवाद, साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं। एक ही विचारधारा के, गौर करिएगा, एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। इनके सभी नामों के पीछे कोई ना कोई आधार है। भाई, मार्क्सवाद अगर कहा गया या साम्यवाद कहा गया या वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया या क्रांतिकारी समाजवाद कहा गया है, तो इस नामकरण के पीछे ऐसा तो नहीं कि ऐसे नाम रख दिया गया, इसके पीछे कोई ना कोई आधार है, कोई ना कोई कारण है। क्या कारण है उसे जान लेते हैं। अगर मार्क्सवाद की बात करें तो इसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने किया, इसलिए इसका नाम मार्क्सवाद रखा गया। जबकि साम्यवाद की अगर बात करें तो यह भी आपको जान लेना चाहिए कि साम्यवाद क्यों कहा गया। साम्यवाद इसलिए कहा गया कि इस विचारधारा यानी मार्क्सवादी विचारधारा जो है, इसका अंतिम उद्देश्य जिस आदर्श अवस्था में पहुंचता है उसका नाम साम्यवाद है। अब बात आती है वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद क्यों कहा गया।
देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद नामों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि इसे समाजवाद के दो अन्य रूपों स्वप्नदर्शी समाजवाद और विकासवादी समाजवाद से अलग किया जा सके, इसलिए इसका नाम अलग किया गया, वैज्ञानिक समाजवाद कहा गया और क्रांतिकारी समाजवाद कहा गया। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन मैंने आपको बताया कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया। यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया और आगे चलकर 1917 ईस्वी में लेनिन ने सोवियत रूस में इसका प्रचार प्रसार किया और फिर 1949 में चीन में माओ त्से तुंग ने इस विचारधारा का आधार बनाकर क्रांतिकारियां की और नए प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का विकास किया। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इस मार्क्सवाद के स्तंभ में, प्रमुख स्तंभ में 4 नाम लिए जाते हैं: कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, लेनिन और माओ। ये 4 नाम मार्क्सवादी चिंतकों में सर्वप्रमुख हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित नहीं है, या मार्क्सवाद से संबंधित कौन नहीं है या कौन है। तो प्रमुख स्तंभों में नाम याद रखिए, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स भी हैं, लेनिन भी हैं और माओ त्से तुंग भी हैं। जहां तक भारत का सवाल है, भारत में अगर हम देखें मार्क्सवाद का प्रभाव, तो भारत में हम देखते हैं कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान मानवेंद्र नाथ राय मार्क्सवाद के प्रखर समर्थकों में शामिल हैं। जो सोवियत रूस में लेनिन ने 1917 में इस विचारधारा को आगे बढ़ाया, क्रांतियां की, तो यहाँ पर इन्होंने एक समिति का गठन किया, सलाहकार मंडल बनाया। लेनिन ने एक सलाहकार मंडल बनाया और उस सलाहकार मंडल के सदस्य भी रहे हैं मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय लेनिन के सलाहकार मंडल के सदस्य भी रहे हैं। लेकिन 1940 में उनका मार्क्सवाद से मोह भंग हो गया और उनके विचार कुछ बदल गए। इसी प्रकार आप देखेंगे तो कुछ समय तक जवाहरलाल नेहरू पर भी मार्क्सवाद का असर देखा गया, लेकिन बाद में स्वयं उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मार्क्सवाद से कम समाजवाद के ज़्यादा नज़दीक हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में आप देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण, जिसमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, उन पर भी मार्क्सवाद का व्यापक असर था। वर्तमान में अगर आप राजनीतिक पार्टियों को देखें तो उन पर भी मार्क्सवाद का प्रभाव है, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि राजनीतिक दलों और कई नक्सलवादी व माओवादी संगठनों पर भी इस विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। अगर साहित्य के क्षेत्र में हम देखें तो प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से है। प्रगतिवाद का संबंध मार्क्सवाद से है। जो प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आप पढ़े हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो उस प्रगतिवाद का संबंध किससे है? मार्क्सवाद से। इस पर भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। प्रश्न पूछा जाता है प्रगतिवाद का आधार क्या है, तो प्रगतिवाद का आधार क्या होगा? मार्क्सवाद है। हिंदी की प्रगतिवादी कविता मार्क्सवाद से प्रभावित है। प्रगतिवादी विचारधारा का मूलाधार मार्क्सवाद या साम्यवाद है।
कार्ल मार्क्स के विचारों को 3 भागों में विभाजित करके आप अध्ययन कर सकते हैं। 3 कौन कौन से? पहला, द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद। पहला होगा द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद, ये पहला है। दूसरा होगा मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। तीसरा होगा मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या। एक एक की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात करेंगे। कार्ल मार्क्स का मानना है कि विकास द्वंद्व से होता है। वाद और प्रतिवाद में द्वंद्व हमेशा होता है। अब आप सोचेंगे कि ये वाद और प्रतिवाद क्या है। देखिए, किसी भी टॉपिक को समझने के लिए जब तक आप विस्तृत में नहीं जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। केवल रटने से साहित्य याद नहीं होगा, आज याद होगा कल भूल जाएंगे। लेकिन जब कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में बना रहता है तो कोई भी तथ्य परीक्षा में आता है तो उससे जोड़कर आप प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे देते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अगर हम बात करते हैं, भौतिक, इस भौतिक शब्द से आप देखें, यानी भौतिक में द्वंद्व है, और ये भौतिक है क्या? प्रकृति है। ये क्या है? प्रकृति है, समाज है, और उसके बीच द्वंद्व की बात हो रही है। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मकता के नियम को मानता है और उसका यह मानना है कि प्रकृति और समाज में, गौर से सुनिएगा, प्रकृति और समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों के मूल में यही नियम कार्य करता है, द्वंद्वात्मकता का। और इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति की हर वस्तु और दुनिया के प्रत्येक समाज में कुछ भीतरी अंतर्विरोध होते हैं। अंतर्विरोध की बात करते हैं, और जब कहीं पर अंतर्विरोध होगा तो उस अंतर्विरोध के कारण उसके भीतर क्या होगा? वाद होगा। अंतर्विरोध जब होगा, भाई आपके अंदर अगर कोई अंतर्विरोध है तो क्या होगा? आपके अंदर वाद और प्रतिवाद होगा। अब वाद और प्रतिवाद समझ में आ गए आपके? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके मन में कोई अंतर्विरोध है या किसी समाज में कोई अंतर्विरोध है तो कुछ पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, यानी वाद भी होगा और प्रतिवाद भी होगा। तो वाद और प्रतिवाद में द्वंद्व भौतिक यानी समाज और प्रकृति में जो अंतर्विरोध है, उस अंतर्विरोध में द्वंद्व की स्थिति, अंतर्विरोध के कारण क्या होगा? वाद और प्रतिवाद। तो वाद और प्रतिवाद में द्वंद्व हमेशा होता है। द्वंद्व की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन इन दोनों के संघर्ष, वाद और प्रतिवाद के बीच एक तीसरी अवस्था है, और उस तीसरी अवस्था का नाम है संवाद। भाई कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, तो पक्ष और विपक्ष के बीच क्या होगा? एक तीसरी अवस्था का नाम आता है जिसका नाम है संवाद। क्लियर? तो वाद, प्रतिवाद और संवाद के त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से सारा विकास होता है, और मार्क्स ने इसी को कहा है निषेध के निषेध का नियम। अब परीक्षा में आता है निषेध के निषेध का नियम किसने दिया? किसने कहा है निषेध के निषेध का नियम? तो कार्ल मार्क्स ने कहा। अगर पूछ लिया जाए निषेध के निषेध का नियम क्या है, तो मेरे ख्याल से अब आपके समझ में आ गया होगा कि निषेध के निषेध का नियम क्या है। यानी वाद, प्रतिवाद और संवाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद की इस त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से ही सारा विकास होता है, और विकास के लिए द्वंद्व या संघर्ष जरूरी है। और इसी द्वंद्व या संघर्ष को मार्क्स ने कहा कि निषेध के निषेध का नियम है। क्लियर हो गए आप लोग? आगे बढ़े। मार्क्स किसी अलौकिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। जो कार्ल मार्क्स हैं वो किसी भी अलौकिक सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं।
धर्म में विश्वास नहीं है, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक आदि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया गया है। किसमें? तो मार्क्सवाद में। मार्क्सवादी पृष्ठभूमि के तहत, मार्क्सवादी विचारधारा के तहत किसी भी अलौकिक सत्ता, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक की बात हो, किसी को भी स्वीकार नहीं किया गया है। अब बात आती है मूल्य वृद्धि का सिद्धांत। भाई मूल्य वृद्धि की सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कार्ल मार्क्स ने बताया कि वस्तु की उत्पत्ति के 4 अंग हैं। वस्तु की जो उत्पत्ति होती है उसके 4 अंग हैं: मूल पदार्थ, स्थूल पदार्थ, श्रमिक का श्रम और मूल्य वृद्धि। अभी आगे आपको मिलेगा मूल्य वृद्धि, अगले पेज में लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दे ताकि आपके सामने सारी चीजें क्लियर रहें। मूल्य वृद्धि, कार्ल मार्क्स ने बताया कि वस्तु की उत्पत्ति के 4 अंग हैं: मूल पदार्थ, स्थूल साधन, श्रमिक का श्रम और मूल्य वृद्धि। ये 4 उन्होंने बताया है। मूल पदार्थ की अगर बात करें, यहां पर थोड़ा सा आप गौर करें, गौर ये करें कि जब मूल पदार्थ की बात करते हैं इस नियम के तहत, तो इसमें एक बुनियादी ढांचा होता है और शेष ऊपरी ढांचा होता है। बुनियादी ढांचा उत्पादन प्रणाली है या अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं, उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था को कहते हैं, और उत्पादन प्रणाली से ही समाज का संपूर्ण ढांचा निर्धारित होता है। समाज के शेष सभी ढांचे, समाज के जितने भी ढांचे, शेष सभी ढांचे यानी अर्थव्यवस्था को छोड़कर सामाजिक, राजनीतिक, कला, संस्कृति, ये सब ऊपरी ढांचे के तहत आते हैं और इन सब का बदलाव उत्पादन प्रणाली के बदलने पर स्वतः बदल जाते हैं। यानी जो बुनियादी ढांचा है, जो उत्पादन प्रणाली है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके बदलने पर ऊपरी ढांचा स्वतः बदल जाता है। यानी जो राजनीतिक प्रणाली है, सामाजिक प्रणाली है, कला है, संस्कृति है, वो सब स्वतः बदल जाते हैं। स्थूल साधन की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि स्थूल साधन में जो मूल साधन है वही स्थूल साधन के तहत आएंगे। ऐसे श्रमिक के श्रम की बात करें तो समाज को 2 वर्गों में विभक्त किया गया। शोषितों की बात की गई, इसकी चर्चा हम लोग आइए एक एक पॉइंट करके आगे कर लेते हैं। जैसे समाज 2 वर्गों में विभक्त है, अमीर और गरीब। इतिहास के किसी चरण में कुछ व्यक्ति बलपूर्वक उत्पादक संपत्तियों के मालिक बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कठोर मेहनत के बल पर जीवित रहते हैं और शोषण सहने को मजबूर होते हैं। और यह शोषण प्राचीन काल से ही शुरू हुआ और बदलते हुए रूपों में आज तक चल रहा है। इतिहास की व्याख्या का अर्थ यही है कि इन वर्गों के द्वंद्व के माध्यम से युगों के परिवर्तन को समझना चाहिए, और यह आपको प्रगतिवाद में आपको देखने को मिलेगा। प्रगतिवाद में अभी हम बात करेंगे और प्रगतिवाद में आप उदाहरण सहित देखेंगे कि मार्क्स का प्रभाव किस प्रकार से हिंदी साहित्य में है। कार्ल मार्क्स के अनुसार शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है, और वह समाधान है हिंसक क्रांति। वर्ग चेतना अर्थात अपने वर्ग की वास्तविक स्थितियों तथा हितों की समझ पैदा होने पर शोषित वर्ग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है और क्रांति की संभावना बनती है। मार्क्सवाद की गांधी जी तथा स्वप्नदर्शी समाजवादियों द्वारा समर्थित हृदय परिवर्तन के विचार में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार यह एक कल्पना है, यथार्थ नहीं।
मार्क्सवाद के तहत आप देखेंगे कि सामाजिक समस्याओं की जड़ उसने माना निजी संपत्ति को। भाई मार्क्सवाद का यह मानना है कि सभी सामाजिक समस्याएं जो भी उत्पन्न होती हैं उन समस्याओं की जड़ है निजी संपत्ति की धारणा। निजी संपत्ति ही समाज में विषमताएं पैदा करती है। इसके कारण एक वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर होता जाता है, जबकि दूसरा वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब होता जाता है, शोषण झेलता है। जब तक निजी संपत्ति की धारणा का पूर्ण विनाश नहीं होगा तब तक समाज में समानता की स्थापना नहीं हो सकेगी। मार्क्स का यह दावा है कि क्रांति के बाद समाजवाद तथा साम्यवाद में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा, यह मानना है। मार्क्सवाद ने निजी संपत्ति की व्याख्या अधिशेष अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत द्वारा की जाती है और इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति की आय, जिसे वो लाभ कहता है, पूंजीपति जो होता है वो क्या कहता है, लाभ कहता है, वह अधिशेष मूल्य या चोरी की आय है। वही मार्क्सवाद का यह भी मानना है, मार्क्सवाद विचारधारा का यह भी मानना है कि हम राज्य के पक्ष में नहीं हैं। मार्क्सवाद राज्य का विरोध करता है, जिससे कह सकते हैं वह अराजकतावाद का समर्थक है। भाई राज्य चाहे जैसा भी हो, ये मार्क्सवाद का मानना है, कार्ल मार्क्स का मानना है, मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य चाहे जैसा भी हो वह उच्च वर्ग के धन से संचालित होता है और उसी के हितों का पोषण करता है। इसलिए समानता की अवस्था लाने के लिए राज्य का पूर्ण अंत होना जरूरी है। और कार्ल मार्क्स का मानना है कि साम्यवाद में राज्य लुप्त हो जाएगा। इतना ही नहीं, कार्ल मार्क्स धर्म का विरोध करते हैं। उनकी राय में धर्म क्या है, तो धर्म अफीम के समान है, क्योंकि वह शोषित व्यक्ति को वास्तविक वर्ग शत्रु से संघर्ष करने के स्थान पर अलौकिक सुखों के लिए प्रेरणा देकर भटका देता है। कार्ल मार्क्स का यह मानना है कि धर्म एक अफीम की तरह है। क्यों कहा उन्होंने कि धर्म अफीम की तरह है? क्योंकि उनका यही मानना है कि जो शोषित व्यक्ति है, शोषित व्यक्ति को वास्तविक वर्ग शत्रु से संघर्ष करने के स्थान पर क्या करता है, उनको डराता है। किससे? अलौकिक सुखों के लिए, और अलौकिक सुखों के लिए उनको प्रेरणा देकर भटका देता है। स्वर्ग की बात करेगा, नरक की बात करेगा, ईश्वर की बात करेगा, पुण्य पाप की बात करेगा। तो इसलिए धर्म अफीम के समान है। साथ ही वह शोषित व पीड़ित व्यक्ति को विद्रोह या क्रांति की प्रेरणा देने के बजाय शांत रहने, सहनशील बनने तथा भाग्यवादी होने की सीख देता है। और इसका परिणाम ये होता है कि शोषित व्यक्ति अपने शोषण, दुख और पीड़ा को अपना भाग्य मानकर झेलने लगता है कि मेरा तो भाग्य यही है, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था इसलिए नहीं हुआ। आज भी जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, वो मानते हैं मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए हम पास नहीं हुए। भाई आप मेहनत नहीं करोगे, आप कर्म नहीं करोगे, किसी चीज़ को पाने के लिए, परीक्षा में सफल होने के लिए आप संघर्ष नहीं करोगे और फिर आप ये कहकर चुप हो जाओगे कि मेरे भाग्य में नहीं था, ये तो अपने साथ धोखा है ना। तो अपने आप के साथ आप धोखा ना करें, संघर्ष करें। और यही मार्क्स का मानना भी है। उसके बाद आगे देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का ये मानना है, मार्क्सवादियों का ये मानना है, वो राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। उनकी राय में राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना है। उनका यह मानना है कि जो कृत्रिम भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक भावनाओं को उभार कर वास्तविक आर्थिक शोषण से मजबूर जो लोग हैं, या कह सकते हैं
कि जो मजदूर वर्ग है उसका ध्यान भटकाती है। मार्क्स राष्ट्रवाद को पूंजीवाद का ही हथियार मानता है, जिसे पूंजीवाद ने इसलिए उभारा है ताकि मजदूरों को नकली प्रश्नों में उलझाया जा सके। इसीलिए मार्क्सवाद अंतरराष्ट्रवाद में विश्वास करता है, क्योंकि दुनिया भर के मजदूरों की हालत प्रायः एक जैसी है। राष्ट्र के आधार पर उसमें कोई अंतर नहीं आता। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने नारा भी दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और उनका दृढ़ विश्वास था कि पूंजीवाद का चरम विकास होने पर वैश्विक क्रांति होगी, जिससे समाजवाद का उद्भव होगा। तो मार्क्स के इस विचारधारा को लेकर मार्क्सवादियों में काफी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लेनिन, स्टालिन, माओ अपने अपने तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा के भीतर राष्ट्रवाद को स्वीकार किया। तो ये मार्क्सवाद की विचारधारा, आपने देखा कि मार्क्सवाद की विचारधाराएं क्या क्या हैं। और इसी मार्क्सवाद के तहत मार्क्सवाद के समर्थकों का एक वर्ग ऐसा भी था जो विवाह और परिवार संस्थाओं का भी विरोधी है। विवाह और परिवार संस्थाओं का विरोधी भी है एक वर्ग इसमें। उसका यह मानना है कि ये संस्थाएं निजी संपत्ति की सुरक्षा और हस्तांतरण के लिए विकसित हुई हैं, न कि प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ऐसे मार्क्सवादियों का यह मानना है कि नारी विवाह और परिवार के अंतर्गत शोषित वर्ग है, जबकि पुरुष शोषक वर्ग है। तो यहां पर हम लोगों ने इसकी बात की। अब इसके बाद मानव सभ्यता के विकास की व्याख्या अगर हम करें तो हम देखेंगे आदिम साम्यवाद। अब आप कहेंगे आदिम साम्यवाद क्या है, दास व्यवस्था क्या है, सामंतवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, मानव सभ्यता के विकास की ये व्याख्याएं क्या हैं। देखिए, आदिम साम्यवाद की अगर बात करें तो यह सामाजिक जीवन की शुरुआत का समय है, जब ना तो निजी संपत्ति की धारणा थी और ना ही शोषण था। सभी मनुष्य सामुदायिक जीवन जीते थे और उनमें बेहद प्राथमिक किस्म का श्रम विभाजन था। इस समय जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था, क्योंकि मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों और पशुओं से हर समय खतरा रहता था और मूलभूत जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता था, और वह था आदिम साम्यवाद। और फिर बाद की व्यवस्था जो आई, ये विकास की परंपरा, मानव सभ्यता के विकास की परंपरा आपको बता रहे हैं। फिर दास व्यवस्था की अगर बात करें तो यह मानवीय सभ्यता का सबसे बुरा दौर था, क्योंकि इसमें शोषक वर्ग ने निम्न वर्ग के मनुष्यों को संपत्ति समझ लिया। बंधुआ मजदूर आपने सुना होगा, वो इसी के तहत आएंगे। दास और मालिक इस समय के दो वर्ग थे। दास मालिकों को निजी संपत्ति समझते थे, जिसके साथ कुछ भी करना वैध था। यहां तक कि दासों को अपनी संतान का अधिकार भी नहीं था। रोम में, अगर रोम की बात करें, इटली की बात करें, तो आप देखेंगे वहां पर यह दास व्यवस्था बहुत ही प्रचलित थी, बहुत ही विकसित रूप में आपको देखने को मिलेगी वहां पर। वैसे भारत में भी थी, लेकिन अंशतः थी। वहीं अगर सामंतवाद की हम बात करें तो कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत के साथ ही सामंतवाद का उदय होता है, और इसमें दो वर्ग बने, सामंत और कृषक। भारत में यह व्यवस्था आपको खूब मिलेगी। मध्यकाल में आपको देखने को मिलेगी सामंतवाद की व्यवस्था। अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो आपको सामंतवाद और पूंजीवाद, ये सारी चीजें आपको जरूर मिली होंगी। इस सामंतवाद के तहत दो वर्ग था, एक वर्ग था कृषक का और दूसरा वर्ग था सामंतों का।
तो ये दो वर्ग थे सामंतवाद के तहत। कृषकों को दासों की तुलना में ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, लेकिन उन्हें व्यगार करनी पड़ती थी और युद्ध होने पर सैनिक सेवा भी देनी पड़ती थी, और यह व्यवस्था यूरोप के लगभग सभी देशों में विकसित थी। यूरोप के साथ साथ एशिया में भारत जैसे देशों में भी ये चीज पाई गई। अब पूंजीवाद की अगर बात करें तो औद्योगिक क्रांति के साथ ही पूंजीवाद का उदय हुआ, जिसमें पूंजीपति यानी जो बुर्जुआ वर्ग है और मजदूर जो कि सरबहारा वर्ग है, ये दो वर्ग हुए। पूंजीवाद में जिस तरीके से सामंतवाद में दो वर्ग हुए, कृषक और सामंत, वैसे ही पूंजीवाद में भी दो वर्ग हुए, बुर्जुआ और सरबहारा। जब बुर्जुआ शब्द की बात होती है, हमारे साहित्य के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुर्जुआ शब्द आता है और उससे उसका अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं कि आखिर ये बुर्जुआ वर्ग है क्या, सरबहारा वर्ग है क्या। इसीलिए मैं कहता हूं कि रटने पर ना ध्यान दें, कॉन्सेप्ट समझने पर ध्यान दें। एक एक शब्द का अर्थ जब आप समझ जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, परीक्षा में कोई भी प्रश्न आएगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे यहाँ आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो एक भी किताब अलग से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ PDF पढ़िए, वीडियो लेक्चर देखिए। मैं 100% गारंटी लेता हूं कि सारे प्रश्न यानी 5% छोड़कर लगभग 90 से 95% प्रश्न आपको हमारे यहीं से मिलेंगे, आपको PDF नोट से, वीडियो लेक्चर से। और उसका कारण है कि कोई भी आपके सिलेबस का कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट में छोड़ता ही नहीं हूँ। एक एक चीज़ विस्तृत आप लोगों को पढ़ाया जाता है, 2-2 बार रिवीजन कराया जाता है। अब आपको कितना याद रहता है ये तो मेरी गारंटी है कि हाँ, आपको प्रश्न इतने मिलेंगे, लेकिन अब आपका जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन आप कर पाते हैं या नहीं, आप पढ़ पाते हैं, कितना आपको याद रहता है या नहीं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। तो वैसे ही जैसे सामंतवाद में मैंने बताया, ऐसे ही पूंजीवाद में आप देखेंगे बुर्जुआ और सरबहारा वर्ग। बुर्जुआ यानी पूंजीपति वर्ग, सरबहारा यानी मजदूर, दो वर्ग हुए। इसमें मजदूरों को अनुबंध की स्वतंत्रता दी गई। सैद्धांतिक तौर पर इस व्यवस्था में उन्हें व्यगार नहीं करनी पड़ती, लेकिन राज्य की अहस्तक्षेप नीति और मांग पूर्ति के कठोर नियम के कारण मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय बनी रहती थी। इसीलिए कार्ल मार्क्स का यह मानना था कि पूंजीवाद में मजदूरों में एकता और वर्ग चेतना तेजी से फैलती है, और इसी के चरम स्तर पर दुनिया के सभी मजदूर विश्वव्यापी हिंसक क्रांति करके समाजवाद की स्थापना करेंगे। और फिर आया विकास का जो एक क्रम है वो समाजवाद पर, यानी समाजवाद पूंजीवाद के तुरंत बाद की स्थिति है, जिसे सर्वहारा की तानाशाही भी कहा गया है। अब यह आपके लिए एक पॉइंट बनता है, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लिखना चाहें तो आप समाजवाद को लिख सकते हैं कि इसे सर्वहारा की तानाशाही, किसे सर्वहारा की तानाशाही कहा जाता है? सर्वहारा की तानाशाही। सर्वहारा की तानाशाही किसे कहा जाता है? तो सर्वहारा की तानाशाही समाजवाद को कहा जाता है। इस अवस्था में राज्य तो रहता है, लेकिन वो जनसाधारण के पक्ष में होता है। निजी संपत्ति की धारणा खत्म हो जाती है, धर्म को मानना निषिद्ध हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करता है और उसे कार्य के अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं। और साम्यवाद है अंतिम अवस्था, और इसी के कारण मार्क्सवाद को साम्यवाद भी कहा जाता है। मैंने प्रारंभ में आपको बताया साम्यवाद अंतिम अवस्था है, जिसे मार्क्स का यूटोपिया या स्वप्नलोक भी कहा जाता है। आप लिखना चाहें तो लिख लें कि जिस तरीके से आपने समाजवाद को लिखा कि सर्वहारा की तानाशाही, वैसे साम्यवाद को आप लिख सकते हैं मार्क्स का यूटोपिया, कार्ल मार्क्स का यूटोपिया, मार्क्स का यूटोपिया या स्वप्नलोक, मार्क्स का यूटोपिया या स्वप्नलोक। भाई कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठे, जो भी नए लोग हैं, वीडियो पब्लिश है,
जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो ध्यान रखें कि कॉपी पेन लेकर बैठा करें जब भी मेरा लेक्चर आप देखें। बहुत सारी चीज़ें पीडीएफ में नहीं होती, आपको समझाई जाती हैं, उसे अगर आप लिख लेंगे तो परीक्षा में वो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि समाजवाद सर्वहारा की तानाशाही कहलाता है, उसी तरीके से साम्यवाद कार्ल मार्क्स का स्वप्न लोक या यूटोपिया कहलाता है। ये समाजवाद का अगला स्वाभाविक चरण है, जहां राज्य लुप्त हो जाता है, धर्म मानवीय चेतना से हट जाता है और इस अवस्था में न शोषण रहता है, न राष्ट्र, न विवाह या परिवार, और न ही किसी प्रकार का अलगाव या अजनबीपन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करता है और उसे जरूरत के अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं। इसके अलावा मार्क्सवाद का और क्या क्या मानना है? इसके अलावा मार्क्सवाद का मानना है कि धर्म, ईश्वर एवं परलोक, इनका विरोध किया गया। पूंजीपतियों या पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार आपको देखने को मिलेगा। शोषित वर्ग के प्रति दीनता और निर्धनता के प्रति सहानुभूति आपको देखने को मिलेगी। नारी का यथार्थ चित्रण आपको देखने को मिलेगा। तो मार्क्सवाद पूरी तरीके से, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब इस मार्क्सवाद को हम हिंदी साहित्य में देखते हैं। हिंदी साहित्य में मैंने पहले ही बताया कि प्रगतिवादी जो चेतना है साहित्य में, वो विचारधारा में अगर देखें तो मार्क्सवाद है। यानी मार्क्सवाद जो विचारधारा में देखते हैं मार्क्सवाद है, राजनीति में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। तो प्रगतिवादी चेतना का सूत्रपात छायावाद की समाप्ति का जो काल है 1936, छायावाद की समाप्ति के काल में ही हुआ है। 1935 के आसपास भारत में साम्यवादी आंदोलन प्रारंभ हो गया। पेरिस में 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उदय हो चुका था, जिसकी एक शाखा 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में स्थापित हुई और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, जिसका पहला अधिवेशन 1936 में लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने किया। प्रगतिवादी साहित्य ने शोषण का विरोध किया, किसानों मजदूरों के संघर्ष को बल प्रदान किया, शोषक, स्वार्थी, स्वकेंद्रित, जर्जर व्यवस्था की विसंगतियों पर प्रगतिवाद में कसकर प्रहार किया गया है। प्रगतिवादी कवि समाज के नव निर्माण की प्रेरणा देते हैं और उस सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं जिसकी नींव शोषण पर टिकी है। और इसीलिए यह पंक्ति है, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव टिकी। ये रूढ़ियों के विरोधी है। जो पुराना जड़, जो पुराना पड़ गया है, उसे नष्ट होना चाहिए और नवीन मूल्यों का विकास होना चाहिए। और इसीलिए पंत की यह पंक्ति आपको याद होगी, परीक्षाओं में भी खूब पूछी जाती है, द्रुत झड़ो जगत के जीर्ण पथ, हे शुष्क शीर्ण हे स्रस्त ध्वस्त। वही पंत की दूसरी भी पंक्ति है कि गा कोकिल वर्षा पावक कण नष्ट भ्रष्ट हो पूर्ण पुरातन। जो पुराना पड़ गया है उसे नष्ट हो जाना चाहिए, तभी नवीन मूल्यों का विकास होगा। ये इन लोगों का मानना है। हम अज्ञेय को भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, जो उपमान को उन्होंने कहा है, तो उस आधार पर यहाँ पर भी हम इसको शामिल कर सकते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। प्रगतिवादी वस्तुतः समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। प्रगतिवादी कभी उस समय को नष्ट करना चाहता है जिसमें अमीरों के कुत्तों को कुत्ते तो सुविधाएं भोग रहे हैं और गरीब का बालक भूख से रो रहा है। सोनों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं प्रगतिवाद में, जो काव्य में हम लोग बात कर रहे हैं, इस काव्य के अलावा
इस काव्य के अलावा अगर उपन्यासों में आप देखेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट का समय दीजिए, मैं और आपको विस्तृत बता दूं। उपन्यासों में आप देखेंगे मार्क्सवादी धारा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? यशपाल है। उपन्यासों में मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके प्रवर्तक कौन है? यशपाल है। जो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है, वैसे प्रेमचंद के परवर्ती जो रचनाएं हैं, उनकी जो परवर्ती रचनाएं हैं, उसमें भी आपको मार्क्सवाद का प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन प्रेमचंदोत्तर जो उपन्यास हैं, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास में 2 विचारधाराएं हुई। एक तो मार्क्सवादी विचारधारा चल रही थी और दूसरी मनोविश्लेषणवादी विचारधारा चल रही थी। खैर, मनोविश्लेषणवादी विचारधारा की बात हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे। मनोविश्लेषणवादी विचारधारा में जो कहानीकार हैं, जैसे जैनेन्द्र अज्ञे, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उपेंद्र नाथ अस्क, ऐसे ही मार्क्सवादी विचारधारा में आप देखेंगे तो यशपाल है। उपन्यासों में भी और कहानियों में भी यशपाल का नाम लिया जाता है और इसे उपन्यासों में समाजवादी यथार्थवाद कहा जाता है। इस धारा से प्रभावित होकर कलाकार जाति, धर्म, वर्ग की प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोही होता है और सामाजिक संघर्षों के अधिक विषमता को देखने का प्रयास करता है। देखिए, जब आप कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो फिर बहुत आराम से साहित्य में उसे आप उतार सकते हैं और अच्छे तरीके से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। आपने पूरा मार्क्सवाद समझ लिया। मार्क्सवादी विचारधारा में उपन्यासों में अगर देखें तो उसके प्रवर्तक यशपाल हैं। उपन्यास में इसे मार्क्सवाद को समाजवादी यथार्थवाद भी कहा जाता है और उस समाजवादी यथार्थवाद में आप देखेंगे तो यशपाल के उपन्यास देखें, दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, मेरी तेरी उसकी बात, इन सब पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। जितना मैंने मार्क्सवाद का अभी आपको समझाया है, मार्क्सवाद की जो धारणाएं हैं वो सारी धारणाएं आपको यशपाल की रचनाओं में मिलेगा, यशपाल के उपन्यास में मिलेगा, अमृत राय के उपन्यास में मिलेगा, रामेश्वर शुक्ल अंचल के उपन्यास में मिलेगा, भगवत शरण के उपन्यास में मिलेगा, रांगे राघव का घरौंदे देखिए, विषाद मठ देखिए, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, मनमथनाथ गुप्त की रचना में मिल जाएगा, नागार्जुन की रचना में मिल जाएगा। यशपाल की जो कहानी संग्रह पिंजड़े की उड़ान, तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूं, ये जो कहानी संग्रह है इसमें भी जो कहानियां संकलित है उसमें आप देखेंगे मार्क्सवादी विचारधारा की कहानी आपको मिल जाएंगी। निराला ने जो लिखा है, देवी है, चतुरी चमार, इन कहानियों में आपको मार्क्सवादी विचारधारा मिलेगी। राहुल सांकृत्यायन का जो कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा, उसमें जो कहानियां संकलित है उसमें आप देखेंगे मार्क्सवादी विचारधारा की कहानियां मिल जाएंगी। तो काव्य के साथ तो इस तरीके से हिंदी साहित्य से भी अगर आप जोड़ते हैं किसी भी विचारधारा को तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छा होगा और आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था प्रगतिवाद का, खैर उधर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो हम लोग अपने मूल टॉपिक से भटक जाएंगे। तो सामाजिक विषमता का विरोध किया गया, पूंजीपतियों को समाज का शोषक बताया गया। निराला ने कुकुरमुत्ता के माध्यम से ये व्यक्त किया है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। तो यहाँ पर जो पूंजीपति वर्ग है उस पूंजीपति वर्ग को गुलाब प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है और कुकुरमुत्ता को सर्वहारा वर्ग से प्रदर्शित किया है उन्होंने। वही नागार्जुन की यह पंक्ति है कि राम राज में अब भी रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शक्ल वही है भैया बदला केवल ढांचा है। प्रगतवादी कवि ने पीड़ित व्यक्ति के मर्म को भी चित्रित किया है। केदारनाथ अग्रवाल कहते हैं कि बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर ही रही अनरीति वरवर। तो सामाजिक समता के लिए प्रगतिवाद हिंसात्मक क्रांति का आह्वान करता है। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य में भी आपने मार्क्सवाद को देखा। अब कल हम लोग बात करेंगे मनोविश्लेषणवाद की और कल के लेक्चर और आज के लेक्चर पर आज रात में 9 बजे
लाइव कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हम लोग करेंगे। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे पेड मेंबर्स बनना चाहते हैं, जिसमें सुबह 10 बजे आपको PDF नोट्स मिलेगा, दोपहर में 2:30 बजे वीडियो लेक्चर मिलेगा। कुछ लोग डेमो के लिए कहते हैं, तो ये जो आपने वीडियो देखा डेमो ही आप समझ सकते हैं। बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं, आप उसे डेमो के रूप में देख सकते हैं। रात में 9 बजे लाइव कक्षा होती है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी कराई जाती है, यानी एक टॉपिक 3 बार आप पढ़ेंगे। सुबह PDF, दोपहर में डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर, रात में 9 बजे लाइव क्लास। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप लोग मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और ईश्वर आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाए। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में।